हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक ना। तो आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, इसको समझे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके चारों तरफ क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यानी हम कहेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा सकते हैं इधर होगा, इधर होगा, ऐसे चारों तरफ होगा, ठीक ना, ऐसे। अब कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पर आउटवर्ड एरो दिखा देते हैं। अब अगर हम कहेंगे कि किसी कंडक्टिंग बॉडी को, चाहे किसी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। इस कंडक्टिंग बॉडी को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमको पता है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर किसी हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन रखता है। अब पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रखता है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। इस कंडक्टर को जब हम इसमें रखे हुए हैं तो बताइए कि हम कह सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसका मतलब कि जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे इस साइड, यानी इस पर कौन चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इधर आया है। इसका मतलब कि दूसरे सरफेस पर जो चार्ज एक्युमुलेट होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो चार्ज आया इस पर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज। तो कहेंगे कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इनसाइड द कंडक्टर एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि इसके अंदर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर इस कंडक्टर को हटाएंगे तो यहाँ पर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन कंडक्टर जैसे ही रख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो। इसका मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट लग रहा है, चाहे इसके अपोजिट उसका मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा। और जो इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से अपोजिट होगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर में कहीं भी देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हम इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन है, एसी वर्मा का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करवाएंगे। अगर ये कंसेप्ट बता देते हैं तो क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक ना। तो पहले हम इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में लिखवा देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, और इस पर एक क्वेश्चन करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में हम लिखेंगे इस पे लिखेंगे when a conductor is placed in electric field, then due to electric force,
free electrons in conductors are accumulated on one side and positive charges are accumulated at its opposite side. This phenomenon is called electrostatic induction. And the charges are called induced charge. ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि these induced charges are distributed on the surface of conductor in such a way that net electric field at any point inside the conductor becomes equal to 0। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे we conclude that the external electric field inside the conductor is equal in magnitude but opposite in direction of the electric field due to induced charges। ये हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में अगर पूछेगा तो इतना हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। यानी अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका मतलब क्लियर है कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टिंग बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पर जो फोर्स लगेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब कि जितना कंडक्टर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्युमुलेट होगा एक साइड, तो जितना एक साइड निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड पर क्या होगा, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर पर इस तरह से होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर के इनसाइड वो हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक ना, यही ये स्टेटमेंट है। अब इस पर हम एग्जांपल दे देंगे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें लिख लीजिएगा इसका स्टेटमेंट। अब देखिए इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि हम कोई कंडक्टिंग बॉडी रखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए किसी तरह का ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। ठीक ना, इधर डायरेक्शन दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर जो आएगा, इधर क्या आएगा, इधर निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो चार्ज है निगेटिव होगा, यहाँ पर उतना ही अमाउंट पर क्या होगा, इस पूरे सरफेस पर पॉजिटिव होगा। तो इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही नहीं इंड्यूस चार्ज है, तो यह निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो इसके कारण अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो किधर होगा, इधर होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। इसका मतलब कि कोई अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा इधर, इंटरनल यानी इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण फोर्स लगेगा इधर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। ये वाले की एग्जाम्पल नंबर क्या है, फर्स्ट है। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताए थे ये स्टेटमेंट, कि किसी कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक ना। इसी कंसेप्ट पर ऐसी बार में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ऐसे दिखा देते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिखाएंगे, बाहर देखेंगे, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड होगा। ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या रखते हैं, यहाँ पर किसी कंडक्टर को रखेंगे। तो जैसे ही कंडक्टर को रखेंगे तो इधर आ जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज। इस पर निगेटिव चार्ज, उतना ही अमाउंट पर इधर क्या, पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हटा देते हैं, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा, इसमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा, इधर होगा, और इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। यानी दोनों इक्वल में मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0। तो हम कहेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ई को बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। ई डैश को लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्यू क्या होगा, क्यू होगा आपको यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्यू डैश ले लीजिए। इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस चार्ज, पहले बताए हैं, इसको क्या बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, इसको बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। ये क्या बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। तो ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा ई डैश को माने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, और जो क्यू डैश होगा इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस चार्ज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point inside the conductor is 0। तो अंदर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका मतलब कि E इक्वल टू क्या होगा E डैश हो जाएगा, यही स्टेटमेंट हुआ। अब इसी पर हम एक क्या करा देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं इस कंसेप्ट पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पर एससी वर्मा के क्वेश्चन है उसको करवा देते हैं, ठीक ना। देखिए यही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एससी वर्मा का 45 नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो कंसेप्ट बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, उसी पर आधारित है, उसी पर बेसिस है। तो देखिए इसको हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग solid cube at a distance d from its center. Find the electric field at the center of the cube due to the charges appearing on its surface. देखिए कह रहा है कि यहाँ पर एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कह रहा है कि इसके सामने में एक सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी को रखते हैं। तो मान लीजिए क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, सॉलिड कंडक्टिंग क्यूब है। तो क्यूब हम लोग देखिए यहाँ पर क्यूब बनाते हैं, क्यूब ये क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग क्यूब है। तो जैसे ही हम इसके सामने में आइए, जो इसका जो सेंटर है, मान लीजिए सेंटर लगभग यहाँ पर है, ये सेंटर यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, क्यूब का जो सेंटर है, सॉलिड क्यूब का सेंटर यहाँ से डी डिस्टेंस पर है। तो बताइए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, इधर भी होगा, ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से ऐसे
अब देखिए यहाँ पर, तो हम ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में अगर पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0, क्योंकि यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कौन चार्ज आएगा, ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्यू डैश मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 है, इसका मतलब कि जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण होगा, उतना ही इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, एज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टिंग solid cube, inside the solid cube, E equal to electric field is 0। इसका मतलब कि E इक्वल टू क्या है, E डैश, ठीक ना। तो हमको पता है कि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ से डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको पता है क्या होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डैश हो जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, यानी जो चार्ज अपीयर हो रहा है उसके कारण जो इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो किधर है, चार्ज की तरफ है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो E का वैल्यू होगा, E डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डी स्क्वायर। यही हम लोग का क्या होगा। यहाँ पर इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवार्ड्स चार्ज, किधर होगा, चार्ज की तरफ होगा। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना कंसेप्ट, एक कंसेप्ट को समझ रहे तब इतना इजीली बन गया। अगर कंसेप्ट को नहीं समझते तो यही आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन हार्ड या इजी नहीं होता है, मेन है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट को बढ़िया समझिएगा तो कोई भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आज का, ये आज का जो वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको इसके पहले वाला जो वीडियो में जो कंसेप्ट बताए हैं उसमें कुछ फार्मूला लिखवाए हैं सर्कुलर वायर के कारण, उसी कंसेप्ट है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज अ टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to remaining part। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझिए। ये मान लेते कि सर्कुलर वायर का ये हम एक लूप ले लेते हैं। सर्कुलर वायर का ये क्या है, लूप है। कह रहे कि एक टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड, एक टोटल चार्ज Q है, इसके पूरे लेंथ पर, इसके सरकमफ्रेंस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है Q। इसका सेंटर ये है, इसका जो रेडियस है, रेडियस कह रहा है कि रेडियस क्या है, A है, स्मॉल a है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब लेमडा, यानी लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है उसको क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। तो लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q है। अब पर यूनिट लेंथ का मतलब कि टोटल लेंथ कितना है, तो बताइए। तो सरकमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है, सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पर क्या होता है 2πr। इसका मतलब हम लेमडा के जगह पे हम इतना रख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से ये जो सर्कुलर वायर लूप है इसमें से DL लेंथ हम क्या कर दिए, कट करके हटा दिए। तो मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ से क्या करते हैं, DL लेंथ इतना काट के हटा देते हैं, ठीक ना।
अगर मान लीजिए पूरा अगर यहाँ पर सर्कुलर वायर की बात करेंगे तो इसके कारण तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे जीरो को बताए थे, उसको डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे जीरो होगा। लेकिन यहाँ से क्या करना है, डीएल लेंथ काट के हटा देना है। तो एक एंड यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है कितना है, डीएल है। इसका मतलब यहाँ से चार्ज हटा दिए। तब पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग चार्ज बचा है उसके कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इतना ही एलिमेंट, इतना ही लेंथ का एलिमेंट ठीक इसके अपोजिट देखेंगे तो कितना होगा, ऐसे हो, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एलिमेंट, इधर एलिमेंट लेंगे चाहे इधर एलिमेंट लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कहीं भी एलिमेंट लेंगे तो अगर यहाँ पर लेते हैं तो ठीक इसके अपोजिट वाला है, तो इसके कारण, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ठीक इसके अपोजिट अगर एलिमेंट लेंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर यहाँ पर लेंगे तो इसके अपोजिट वाला कैंसिल करेगा, यहाँ पर लेंगे तो इसके अपोजिट वाला कैंसिल करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ ये एलिमेंट लेते हैं तो इसके सामने में क्या है, ये यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो इस चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, ऐसे होगा। इसको मानेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डिफरेंशियल एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वही चीज़ पूछ रहा है वो कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे कि यहाँ पर एलिमेंटल चार्ज है, एलिमेंटल चार्ज बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। तो पहले सबसे पहले निकालेंगे कि इतना लेंथ में चार्ज कितना होगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी तो मालूम है। अब जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ है, इसका भी लेंथ कितना है, डीएल है। तो इसमें चार्ज निकालेंगे, चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, तो डी क्यू कितना हुआ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लेमडा, और डीएल लेंथ का पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज, तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज, लेमडा इंटू डीएल, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पर डीक्यू के जगह पे लिख सकते हैं, डीक्यू के जगह पे लिख सकते हैं लेमडा इंटू डीएल। और लेमडा का वैल्यू है कितना, लेमडा का वैल्यू है यहाँ पर क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। ये चार्ज हो गया डिफरेंशियल चार्ज। और ये जो डिफरेंशियल चार्ज एक तरह से क्या है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, तो ए डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो कितना होगा, डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक ना। और यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू हमको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू का वैल्यू कितना है, वहाँ से रखेंगे क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, नहीं यहाँ पर ए होगा, रेडियस ए है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए कर दीजिएगा, और यहाँ पर भी क्या ए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई इंटू ए, डी क्यू के जगह पे क्यू डी एल 2 पाई ए, पहले से ए स्क्वायर है तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी ई इक्वल टू क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक ना, ठीक है। देखिए एक हम आप लोगों को कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि सर्कुलर वायर, जैसे हम पिछले क्लास में ये करवा दिए हैं कि अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर वायर है, उसके सरकमफ्रेंस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके एक्सियल पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसका फॉर्मूला हम करवाए। लेकिन अगर आपसे पूछेगा, ये सिलेबस का चीज़ नहीं है, इस सिलेबस का बाहर ही कह सकते हैं। हाँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मान लीजिए कि मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम
बता रहे हैं कंसेप्ट। देखिए अगर कहेगा कि मान लीजिए कोई सर्कुलर डिस्क है, क्या है, सर्कुलर डिस्क है यानी इसके पूरे सरफेस पर जो मास है यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक ना। इसके पूरे सरफेस पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दिया है, सिग्मा दिया है। तो इससे इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका जो एक्सिस होगा कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो जो होगा जेड एक्सिस होगा। क्या होगा, जेड एक्सिस। तो कह रहा है कि जेड एक्सिस के अलाउंग किसी पॉइंट पर यहाँ से मान लीजिए कि जेड डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम इसका फार्मूला नहीं बताए हैं, हम इसका डायरेक्ट लिखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया है, आर दिया है। तो यहाँ पर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सरफेस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा, ठीक ना। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसके सेंटर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका जो फार्मूला होगा देखिए क्या होता है। तो यहाँ हम टॉपिक लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged circular non-conducting sheet, ठीक ना। एट इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास करे और इसके प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं हम, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हाँ ये सिलेबस का चीज़ नहीं है, सिलेबस से बाहर का चीज़ है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड बाई अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कहेंगे दो केस लेंगे इसमें, अगर कहेंगे कि जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग आप शीट लिए हैं वो इन्फिनाइटली क्या हो, लार्ज, तो इन्फिनाइटली लार्ज के लिए जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा, यानी आर का वैल्यू यहाँ पर क्या लेना होगा, इन्फिनिटी। तो आप लिखेंगे फॉर इन्फिनाइटली लार्ज डिस्क, तब यहाँ पर r का जो वैल्यू होगा क्या होगा, r टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। जब r इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो देखिए z प्लस r ये इन्फिनिटी होगा, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड, हाँ बाई क्या हो जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, जीरो, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अच्छा, अब कहता है कि इसके मान लीजिए कि इसके नज़दीक में, इस यानी डिस्क के नज़दीक में अगर लेंगे, चाहे सेंटर पर लेंगे, तो सेंटर पर जेड का वैल्यू क्या, जीरो। तो जब जेड का वैल्यू जीरो होगा तो बताइए कि पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जीरो हो जाएगा। तो हम अगर किसी पॉइंट का इसके नज़दीक में लेते हैं, इसके नज़दीक में लेंगे, तो जो जेड स्क्वायर का वैल्यू होगा वो जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या लेंगे, लगभग जीरो लेंगे। तो जब ये जीरो होगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पर क्या जीरो बाई समथिंग जीरो, यानी कितना हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम इन्फिनाइटली लार्ज के लिए कितना लेंगे, इतना लेंगे। तो यहाँ पर हम सेकेंड केस में लिखते हैं, यानी ये फर्स्ट केस आप लोग उतार लीजिएगा, सेकेंड केस में लिखेंगे, यहाँ पर ये मिटा देते हैं।
केस सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे इफ z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 का मतलब कि सेंटर के नजदीक, एंड r इज कीपिंग फाइनाइट, r के वैल्यू को क्या लेना है, फाइनाइट लेना है। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ देखिए क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0 बाई अंडर रूट में 0 प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसका भी जो वैल्यू होगा कितना होगा, सिग्मा बाई, यानी मान लीजिए कि जो डिस्क है उसका रेडियस फाइनाइट है, यानी उसका रेडियस मालूम है, तब ये डिस्क के नज़दीक, सेंटर के बहुत ही नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसमें भी क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन्फिनाइट लार्ज लीजिएगा तो उसके लिए भी कितना होगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो डिस्क हुआ इन्फिनाइटली लार्ज होगा। इसमें हम लोग इन्फिनाइटली लार्ज नहीं, यहाँ पर आर का वैल्यू हमको क्या है मालूम है, फाइनाइट है। तब उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिस्क के नज़दीक, यानी सेंटर के नज़दीक क्या होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी दोनों ही केस में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, तो यही कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट था हम पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ शुरू करेंगे, लेकिन ये कुछ टॉपिक बाकी था तो सोचे कि ये सब टॉपिक करवा देते हैं, तब गॉस लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये आप लोग जो आज का वीडियो है उसमें जो भी पॉइंट बताएं उसको लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, और गॉस लॉ बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक ना। तो तब तक आप लोग पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए। थैंक यू।